हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन की। ठीक है बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 में क्या दिया हुआ है या हमें क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं पहला पॉइंट जो होगा कि हमें इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है। तो पहला है यहाँ पर एम्प्टी सेट, है ना, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय है जिसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट कहते हैं या जिसको हम क्या कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं ना, नल सेट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो रिक्त समुच्चय हमको पढ़ना है। रिक्त समुच्चय क्या होता है? ठीक है, तो रिक्त समुच्चय क्या होता है कि ऐसे समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं जिसमें एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स है वो कैसे हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। ऐसे समुच्चय जिसमें एलिमेंट्स या हम जिसको क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, उनकी संख्या क्या हो, जीरो हो, तो उसको क्या कहते हैं, हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो यहाँ पर पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है कि ऐसे समुच्चय जिनमें क्या हो, अवयवों की संख्या शून्य हो, क्या कहते हैं हम, शून्य हो, रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे समुच्चय होंगे जिनमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाए, शून्य हो जाए, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेट मेरे पास ए है, ए इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स, है ना, एक्स सच दैट एक्स क्या लिख सकते हैं, बराबर, या एक्स सच दैट एक्स दो से बड़े सम अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, तो देखिए a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, दो से बड़े सम अभाज्य संख्या। तो देखिए इसका जो हम ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। a इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीरो। देखो यहाँ पर आपको पता है कि दो से बड़े जितनी भी सम संख्या होती है वे क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। और यहाँ क्या कहा कि सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या एक भी नहीं है दो से बड़ी, तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू एक रिक्त सेट लिख देंगे, यानी कि हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, जीरो, कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, कई बच्चे यहाँ पर ये गलती कर देते हैं, कुछ नहीं है मतलब जीरो है, नहीं, ये जीरो एक एलिमेंट हो चुका है। यहाँ पर जीरो एक क्या हो चुका है, एलिमेंट हो चुका है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये जीरो एलिमेंट हो गया। जब जीरो एलिमेंट हुआ तो इसको हम रिक्त समुच्चय न कहते हुए एकल समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एकल समुच्चय कहते हैं, तो ये एकल समुच्चय हो जाता है। ठीक है बच्चों, है ना, तो हमको ये नहीं लिखना है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। रिक्त समुच्चय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप फाई भी लिख सकते हैं। या देखो दो ही तो टर्म लिख सकते हैं, आप ऐसे नहीं लिखेंगे। पहला टर्म क्या हो सकता है, या तो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे। तो रिक्त समुच्चय को हम ऐसे भी लिखते हैं जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या हो सकता है, फाई भी लिख सकते हैं। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट हो गया मान के चलिए, सेकेंड देखते हैं क्या होगा। अगर मैंने कहा कि a इज इक्वल टू, है ना, एक और दूसरा ले लेते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, है ना, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, या एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है, जहां पर हम बात कर सकते हैं फॉर ऑल, क्या हो जाएगा,
1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। अब मुझे ये बताइए आप, यहाँ क्या लिखा है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृत संख्या है फॉर ऑल 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। अब मुझे बताओ कि 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या होती है? नहीं होती। तब आप क्या कहेंगे? a इज इक्वल टू 5, मतलब यह भी एक क्या है? रिक्त समुच्चय है। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात हम देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा टॉपिक्स देख लेते हैं। यहाँ पर एक बात याद आ रही है जो आपके कहना चाहिए एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, एकल समुच्चय की, है ना। एकल समुच्चय, तो एकल समुच्चय क्या होता है ना। तो ये इनपुट से हट जाएगा सब, है ना। एकल समुच्चय की बात करते हैं तो एकल समुच्चय क्या होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसे समुच्चय, ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है ना। क्या होता है? ऐसे समुच्चय जिनमें केवल एक अवयव होता है क्या कहलाते हैं? एकल समुच्चय कहलाते हैं, कहलाते हैं। इस बात को याद रखिएगा आप कि ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम एकल समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं, मान के चलिए कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है जहां पर 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3, है ना। तो क्या हो गया कि देखो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जहां पर क्या हो गया कि 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3। तो देखिए 1 और 3 के बीच में केवल एक ही ऐसी प्राकृत संख्या है जो जिसको हम क्या कहते हैं? 2 कहते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2। तो क्या हो गया? 2। यहाँ पर एक ही तो एलिमेंट आया, तो ऐसा एलिमेंट क्या है? एक है। दूसरी बात क्या, अगर एक आध एग्जाम्पल देख ले कि एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो b इज इक्वल टू एक्स सच दैट, है ना। क्या कर दिया हमने कि क्या लिखे? b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x। अब हमने ये कहा यहाँ पर कि अगर x सच दैट x है तो हम ये कह सकते हैं एक आधा और कौन सा हो सकता है इसका कि एकल समुच्चय का कि जैसे क्या दिया हुआ, एक आध एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। क्या हो सकता है? एक्स सच दैट एक्स भारत की, हम ये कह सकते हैं कि भारत की महिला राष्ट्रपति, है ना, महिला राष्ट्रपति का समूह, है ना। वर्तमान यहाँ लिख सकते हैं वर्तमान महिला राष्ट्रपति का समूह। अब देखो कि अगर हम महिला राष्ट्रपति बोल दें या पुरुष राष्ट्रपति बोल दें तो भैया क्या हो जाएगा कि अगर जो वर्तमान महिला राष्ट्रपति अगर मान के चले तो अभी तो वर्तमान में तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते कि अगर ओल्ड की बात ले लेते तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात कर लेते, तो यहाँ पर आ जाता प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये क्या हो जाता? हमारा एक ही तो एलिमेंट रहता है यहाँ पर भी। तो क्या हो जाता कि ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक क्या होनी चाहिए? अवयव होने चाहिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उन्हें हम एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखिए जैसे मैं मिटाता हूं उससे पहले ही आप क्या कर लीजिएगा? इसको राइट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड टाइप देखते हैं इसका, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। ठीक है बच्चों, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, है ना।
क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट एंड्स इनफाइनाइट सेट्स। हमें परिमित और अपरिमित समुच्चय को देखना है कि परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं। तो ऐसे समुच्चय बता देता हूँ उसको कि ऐसे समुच्चय जिनमें एलिमेंट्स की जो नंबर्स होते हैं, संख्या होती है ना, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अवयवों की संख्या कैसी होती है, निश्चित होती है, निश्चित। ठीक है, क्या होता है कि परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है तथा अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या कैसी होती है, अनिश्चित होती है ना। तो क्या हो गया कि ऐसे समुच्चय जिनमें क्या हो जाए, अवयवों की संख्या निश्चित तथा निश्चित होती है, उन्हें क्या होता है, परिमित समुच्चय। और क्या होता है, ऐसे कह सकते हैं हम सेट जिसमें अवयवों की संख्या कैसी होती है, अनिश्चित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कुछ इनके एग्जाम्पल। पहले हम परिमित समुच्चय के लिए देख लेते हैं, फिर अपरिमित समुच्चय के लिए। तो अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक सेट ले लिए ए इज इक्वल टू, हमने कहा एक्स सच दैट एक्स क्या कह दिया हमने, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर निश्चित होते हैं, है ना। यहाँ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ए इज इक्वल टू, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इसकी बात करा मैंने, तो ये क्या हो गया हमारा, बोलो जल्दी से, ये एक हमारे क्या हो गए, निश्चित एलिमेंट है। यहाँ पर एलिमेंट्स की संख्या कैसी है, बड़ा इक्वल, यानी क्या कह सकते हैं हम, निश्चित है। जैसे 1 2 3 4 5 हो सकती है, कुछ और ज़्यादा हो सकती है क्या, नहीं, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे परिमित समुच्चय। दूसरी अगर बात करते हैं बी इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा, बी की अगर बात करें तो एक दूसरा, अगर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो वहाँ कह देता हूँ कि 6 के अभाज्य गुणनखंड, या हम कह सकते हैं 6 के गुणनखंडों का समूह, या 6 जिन संख्याओं से क्या हो जाती है, पूर्णतः भाज्य हो जाती है, उनका समूह। तो 6 1 से भी होती है, 2 से भी होती है, 3 से भी हो सकती है और 6 से भी होती है। तो क्या हो सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिसमें वो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, या जिनकी संख्या निश्चित होती है, वे परिमित समुच्चय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब अपरिमित समुच्चय के एग्जाम्पल देखते हैं। मान के चलिए पहला एग्जाम्पल ए ले लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू, अब मानता हूं मैंने बोला कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, एक्स सच दैट एक्स क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्याओं का समूह, है ना, प्राकृत संख्याओं का समूह। तो हम a इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 अप सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे समुच्चय जिसमें एलिमेंट्सों की संख्या निश्चित नहीं होती, कैसी होती है, अनंत होती है, या हम परिभाषित नहीं बोल सकते यहाँ पर, तो क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं हम अपरिमित समुच्चय। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, b इज इक्वल टू, है ना, b इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ कह देता हूँ कि x सच दैट x क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्याओं का समूह, या मैं कह सकता हूँ c, और एक ले लेते हैं, x सच दैट x क्या हो जाएगा, 3 के गुणजों का समूह। तो 3 के गुंजों का समूह आप पढ़ो ना, 3 का पहाड़ा कब तक पढ़ोगे, है ना, मनमानी हो गया, अनंत हो सकते हैं। तो 3 के गुंजों का भी समूह कैसा होगा, अपरिमित समुच्चय होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि परिमित समुच्चय क्या होते हैं। तो वैसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कैसी होती है, निश्चित होती है, परिमित समुच्चय, तथा ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती, अपरिमित समुच्चय होते हैं। ठीक है बच्चों, प्लीज इसको नोट कर लीजिए आप। जैसे ही मैं यहाँ पर बोर्ड में क्या करता हूँ, क्लीन कर देता हूँ बोर्ड को, तब आप क्या कर लीजिए, जो भी बोर्ड में लिखा रहता है उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे 4th टाइप, समान समुच्चय।
समान समुच्चय। तो समान समुच्चय क्या होता है? तो ऐसे समुच्चय जिन्हें हम यहाँ देखते हैं कि ऐसे समुच्चय या ऐसे दो, यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं, ऐसे दो या दो से अधिक समुच्चय की बात करें, अधिक समुच्चय, जरूरी नहीं है कि वो दो ही हो, ठीक है, समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या, अवयव समान तथा क्या हो जाए, अवयवों की संख्या है ना, अवयव समान भी होने चाहिए और उनकी संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बराबर हो, क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे समुच्चय जिसमें क्या होता है, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव भी समान होने चाहिए और अवयवों की संख्या भी समान होनी चाहिए, उन समुच्चय को हम क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं एग्जांपल्स। अगर मैंने कहा एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ठीक है, a इज इक्वल टू 1 2 5 7 9, ठीक है बच्चों, और मैंने कहा b इज इक्वल टू 5 9 2 7 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स की संख्या कैसी होती है, कैसी है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4 5, इन दोनों में देखो क्या है, समान एलिमेंट है। दूसरी बात कि देखते हैं कि इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, 2 है 2 है, 5 है 5 है, 7 है 7 है, 9 है 9 है, मतलब कि ये दोनों समुच्चय कैसे होंगे, इक्वल होंगे, a इज इक्वल टू बी, है ना, समान समुच्चय को हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट भी कहते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, b, यानी समुच्चय a और समुच्चय b क्या है, बराबर है, समान है। अब एक बात यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो 1 2 5 7 9 है और ये 5 9 2 7 1 है। तो बेटा मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था, इसके प्रीवियस वीडियो में, कि अगर एलिमेंट्स का क्रम आगे पीछे भी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, इसमें जो एलिमेंट है इसमें भी वही एलिमेंट होना चाहिए, अब उसका क्रम आगे पीछे हो जाए इससे कोई फर्क नहीं करने वाला है, किस पर, समुच्चय पर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्रम आगे पीछे होने से कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पर क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स इक्वल भी होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो वे समुच्चय कैसे होते हैं, समान समुच्चय होते हैं। ठीक है बच्चों, और एग्जाम्पल देख लेते हैं एक हाथ तीसरे की। अगर हम दूसरे यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ मैं कहता हूँ कि a इज इक्वल टू, मान के चलिए a e i o और u ये एलिमेंट है, और b इज इक्वल टू यह i है, e है, o है, u है और a है। तो देखो ये भी दोनों कैसे हैं, इक्वल सेट है, a इज इक्वल टू b। लेकिन यदि यहाँ पर u नहीं होता, ठीक है, यहाँ मान के चलो b हो जाता, तो एलिमेंट्स की संख्या तो इक्वल है बट एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो a इज नॉट इक्वल टू b हो जाता। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई आपको। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का क्या करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, थैंक यू।